वेलकम टू बिटनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो सिर्फ थोड़ा सा ये बता दूं, क्रिप्टो एजुकेशन ही इस चैनल का काम है, सिखाना समझाना सरल भाषा में। और इतने कॉन्सेप्ट्स हम कवर करते हैं कि मतलब आपकी जर्नी ना, मतलब आपकी नॉलेज बेस बढ़ जाए। और ऑब्वियसली बात है यार, अगर आपने चीजों को अपने शुरुआती दिनों में अच्छे से सीख लिया तो होगा क्या कि आप फ्यूचर में अच्छे डिसीजंस ले पाओगे, लॉस नहीं करोगे। क्योंकि अगर आपने बेसिक नहीं सीखा होगा, फंडामेंटल नहीं सीखा होगा, आप लॉस करोगे, ये गारंटी है। मतलब ये मैं आपको गारंटी कह रहा हूं कि अगर आपने इसके फंडामेंटल्स को नहीं सीखा तो आप इस इंडस्ट्री में लॉस करके जाओगे, पैसा दे के जाओगे, बर्बाद करके जाओगे। तो मेरा काम, इस चैनल का काम सिर्फ इतना है कि आपको सिखाना नई नई चीजों को, और जो टेक्निकल चीजें हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको समझाने की कोशिश है। और कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट्स, रिसर्च वर्क को एनालाइज करते हैं कि आपको ये पता लग जाए कि अच्छा, इस इंडस्ट्री के अंदर क्या डेवलपमेंट्स हो रही है और क्या हो रहा है। आज का टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। आज का जो टॉपिक है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैंक ऑफ अमेरिका, जो यूएस का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है और दुनिया की 23वीं सबसे बड़ा जो कॉरपोरेशन है, बैंक ऑफ अमेरिका, उसने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया है डिजिटल एसेट्स पे, बेसिकली क्रिप्टो पे। अब आप कहोगे कि ठीक है सर, ऐसा तो होता रहता होगा ना, रिसर्च पेपर तो पहले भी आए हैं, आगे भी आते रहेंगे, इसमें ऐसा इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह है यार कि बैंक ऑफ अमेरिका, जैसे मैंने बोला, दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा बैंक, दुनिया की 23वीं सबसे बड़ी कॉरपोरेशन, जब इतनी बड़ी एंटिटी कोई रिसर्च पेपर इतनी लेंथ में उसने पब्लिश किया है कि करीब 50 से ऊपर उसके पेपर है। अब होता क्या है कि आपने ये आर्टिकल सिर्फ एक हेडलाइन पढ़ी होगी कि बैंक ऑफ अमेरिका ने डिजिटल एसेट के ऊपर एक रिसर्च पब्लिश करी, बस अब आप वहां खुश हो गए। हाँ, लेकिन अरे ये तो स्टडी करो कि बैंक ऑफ अमेरिका जैसी एंटिटी जब रिसर्च को उसने करी है उस पूरी डिटेल में, तो उसने किन किन बातों को कहा है, क्या उसने बातों को कवर किया है, वो मुझे आपको बताना है समराइज फॉर्म में। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, आप 50 पेज थोड़ी ना पढ़ लोगे। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो की लेंथ में मत जाइएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो नहीं सुन पा रहे हैं तो किस दिन सोते हुए रात में प्लग लगा के सुन लीजिएगा, गाड़ी में सुन लीजिएगा, बाद में देख लीजिएगा, डाउनलोड कर लेना। लेकिन वीडियो को जरूर देखिएगा, आपके लिए ये नॉलेज बहुत जरूरी है कि बैंक ऑफ अमेरिका जैसे कॉरपोरेशंस क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रख रहे हैं इस इंडस्ट्री के लिए, और किस तरीके से प्रिपेयर हो रहे हैं। तो मैं इसको आपको शेयर करके दिखाता हूं कि उस रिसर्च पेपर को उन्होंने उसमें क्या क्या मेंशन किया है। सो तो उन्होंने ये इस रिसर्च पेपर को शुरू किया, करता हूं मैं। उसमें रिसर्च पेपर में उसकी हेडलाइन दी है, ग्लोबल क्रिप्टो करेंसीज एंड डिजिटल एसेट्स, ठीक है। और इसको एक इंडियन ओरिजिन के हैं एनालिस्ट, इनका नाम है अल्केश शाह, शायद यूएस में रहते होंगे, बैंक ऑफ अमेरिका के ही हैं। और एनालिस्ट है एंड्रयू मॉस, ये भी बैंक ऑफ अमेरिका के ही एनालिस्ट है। इन्होंने एक रिसर्च पेपर ये पब्लिश किया है। सो बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या होता है पता है किसी रिसर्च पेपर का? रिसर्च पेपर का ऑब्जेक्टिव ये होता है बैंक ऑफ अमेरिका के कितने ज्यादा क्लाइंट हैं। ऑब्वियस ही बात है, अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है, तो उसके इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स भी हैं, उसके रिटेल क्लाइंट्स भी हैं। तो ये सारा रिसर्च पेपर उनको जाता है, पीडीएफ जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि बैंक ऑफ अमेरिका अपनी इंटेंशंस को क्लियर करता है। वो ये इंटेंशन क्लियर करना चाह रहा है कि फ्यूचर में आने वाले समय में वो डिजिटल एसेट्स के अंदर वो चाहते हैं कि क्लाइंट्स को वो अवेयर करें, उनकी नॉलेज को बढ़ाएं। जब उनकी नॉलेज बढ़ जाएगी तो फिर वो एक एक करके प्रोडक्ट्स लेके आएंगे, जो एक बैंक ऑफ अमेरिका जो इन डिजिटल एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट करेगा, चाहे वो कंपनीज में करे, स्टॉक्स में करे, उनके शेयर में करे, ईटीएफ के फॉर्म में करे। इस इंडस्ट्री के अंदर वो चाहता है कि उसके क्लाइंट्स की अवेयरनेस बढ़े, जो डाउट्स है उनको क्लियर करने की कोशिश कर रहा है। और बैंक ऑफ अमेरिका ये चाह रहा है कि उनके क्लाइंट्स की नॉलेज अगर बढ़ जाएगी तो कल को जब वो उनके लिए भी आसान हो जाएगा कि जब वो कुछ प्रोडक्ट्स लेके आएंगे, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स लेके आएंगे, कुछ ऐसे फंड्स लेके आएंगे, तो उनका क्लाइंट कहेगा ओके ओके ठीक है, आई हैव गॉन थ्रू दैट रिसर्च, आई थिंक आई आल्सो अग्री। तो इसलिए उनकी नॉलेज बढ़ाना जरूरी है। अब उसको किस डेप्थ में जाके उन्होंने कवर किया है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले उन्होंने बोला है कि बैंक ऑफ अमेरिका के डिजिटल एसेट सेक्टर बहुत बड़ा है। ये सिर्फ बिटकॉइन नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि बिटकॉइन तक ही सीमित है, ऐसा नहीं है। बिटकॉइन जो है आज की डेट में क्रिप्टो की उन्होंने साइज बताया कि 2 ट्रिलियन से ऊपर का मार्केट वैल्यू है, 200 मिलियन इसके अंदर यूजर है। और ये इतना बड़ा यूनिवर्स हो गया कि अब बैंक ऑफ अमेरिका या किसी को भी इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये क्लियर हो गया। फिर दूसरी बात लिखी, वी बिलीव, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, वी बिलीव क्रिप्टो बेस्ड डिजिटल एसेट कुड फॉर्म एन एंटायरली न्यू एसेट क्लास, एक नई एसेट क्लास हो सकती है। और बिटकॉइन इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसकी जो मार्केट वैल्यू है 900 बिलियन से ऊपर की है, 900 बिलियन यूएस डॉलर की। बट जो डिजिटल एसेट इकोसिस्टम है ये इससे कहीं ज्यादा है। टोकन्स जो हैं वो ऐसे एक्ट करते हैं जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, और डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन ऐसे एक्ट करती हैं जो कि विदाउट मिडलमैन। स्टेबल कॉइन है
इसके अंदर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज हैं, एनएफटीज हैं, डीफाई है। और इसका कहने का मतलब ये कि क्लाइंट्स को अपने इस रिसर्च पेपर में यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि डिजिटल एसेट का जो है वो इतना बड़ा सेक्टर हो गया कि सिर्फ बिटकॉइन ही नहीं है, उसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं, उनको अवेयर कराने की कोशिश करी है। उसमें उन्होंने बताया कि इसमें डैप्स हैं, सीबीडीसी आ जाता है, इसमें डीफाई आ जाता है, एनएफटी आ जाता है। और ये बताया कि जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, राइट, उन्होंने पहले हाफ में 2021 के पहले हाफ में 17 बिलियन यूएस डॉलर का जो है इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं अलग अलग तरीके की क्रिप्टो और ब्लॉकचेन में जो कंपनीज हैं, जो कि लास्ट ईयर सिर्फ 5.5 बिलियन यूएस डॉलर था। तो अपने इस रिसर्च पेपर में ये शो करने की कोशिश करिए कि वेंचर कैपिटलिस्ट जो है वो भी इसमें बढ़ रहे हैं बहुत तेजी से। उसके बाद ये बताने की कोशिश करी कि बिटकॉइन वाज डिजाइन्ड एज मनी बट इज इंक्रीजिंगली व्यूड एज डिजिटल गोल्ड। तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बिटकॉइन जो है वो एक मनी का फॉर्म है एक तरीके का, और इसको काफी सारे लोग एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह देखते हैं, एज अ डिजिटल गोल्ड देखते हैं। और ये बताया कि इथेरियम क्रिएटेड अ जर्नलाइज्ड प्लेटफॉर्म पावर्ड बाय स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो ये बताने की कोशिश करें कि इथेरियम के ऊपर, एक इथेरियम जो है वो बिटकॉइन के बाद आया पहला ऑल्ट कॉइन था, और इसके अंदर जो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से काफी मतलब हजारों लाखों, कल को फ्यूचर में लाखों में, बट अभी एट प्रेजेंट हजारों एप्लीकेशंस हैं जो इसके ऊपर बन रही हैं, चाहे वो फाइनेंस में, इंश्योरेंस में, लीगल में, रियल एस्टेट में और मेनी अदर इंडस्ट्री। ये इसको इथेरियम को इस तरीके से उन्होंने कंपेयर किया कि जैसे एप्पल का आईफोन है, तो एप्पल का आईफोन के ने ऐप स्टोर को कैसे उन्होंने रेवोल्यूशनाइज किया, क्योंकि ऐप स्टोर के ऊपर आज की डेट में गेमिंग है, अलग अलग तरीके की एप्लीकेशन है, कितने सारे बिजनेस जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चल रहे हैं। और जो एप्पल के आईफोन ने किया एप्पल स्टोर के लिए, एप्पल तो उसी तरीके से इथेरियम एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर जो है पूरा का पूरा फाइनेंशियल इकोसिस्टम, अलग अलग तरीके के जो एप्लीकेशंस हैं, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस हैं, जो उनकी अलग अलग यूटिलिटीज हैं, वो बन रही है। इनफैक्ट इसमें ये भी बात बोली कि जैसे ब्लॉकचेन जो है उस कल को आने वाले समय में बैंक ऑफ अमेरिका को ये लगता है कि इसके थ्रू आप स्टॉक्स बाय कर सकते हो, हाउस बाय कर सकते हो, फरारी बाय कर सकते हो, डिविडेंड, बोरो, लोन, सेव मनी, और यहाँ तक कि आप अपना पिज्जा भी ऑर्डर कर सकते हो। तो सारे वो काम जो आज की डेट में आप नॉर्मली जो दुनिया के अंदर एक सेंट्रलाइज फिनटेक एप्लीकेशंस को यूज करके कर सकते हो, वो एक डिसेंट्रलाइज तरीके से डैप्स के थ्रू, आप ब्लॉकचेन के थ्रू भी आप कर सकते हो। तो यहाँ उन्होंने फिर इसमें बाद में इन्होंने बोला कि डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन जो है उनके डीफाई के बारे में बात करी, जिसके थ्रू आप लेंडिंग, बोरोइंग, इंश्योरेंस, ट्रेडिंग कर सकते हो विदाउट रिलाइंग ऑन ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे आपको डिपेंड रहना पड़ता है एग्जिस्टिंग एट प्रेजेंट, बट डीफाई के अंदर आपको बिना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के आप लेंडिंग, बोरिंग, इंश्योरेंस और जितने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके अंदर डील कर सकते हो, क्योंकि डीफाई के अंदर जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का ऑटोमेटेड वर्जन है, कि जो काम मैनुअली एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करता है वो काम एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ऑटोमेटिक तरीके से जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। तो यहाँ पे ये भी बात बोली कि डैप्स में ब्रिंग फाइनेंशियल सर्विसेज टू मैनी 1.7 बिलियन अनबैंक्ड पीपल थ्रू अ सिंपल स्मार्टफोन। बैंक ऑफ अमेरिका का ये कहना है कि 1.7 बिलियन लोग जो अनबैंक्ड हैं उन वहां तक भी जो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस हैं वो फाइनेंशियल सर्विसेज को पहुंचा सकती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम चलते हैं कि एनएफटी के बारे में भी उन्होंने बोला कि एनएफटी सेल्स जो थी वो 3 बिलियन यूएस डॉलर की पहुंच गई थी अगस्त में, जो कि 250 मिलियन थी पूरे 2020 में। 2020 में 250 मिलियन थी, और अगस्त 2021 के अंदर 3 बिलियन यूएस डॉलर की पहुंच गई थी। और जिसकी इनका बैंक ऑफ अमेरिका कहना है कि इट हैज बीन लेड बाय डिमांड फ्रॉम सेलिब्रिटीज, कॉर्पोरेशन, इंडिविजुअल्स। तो ये इन्होंने यहाँ पे बात करी। उसके बाद हम नीचे चलते हैं, मैंने जो हाईलाइट करे हुए पॉइंट्स उनको मैं कवर करूंगा। जैसे यहाँ बोला कि एट 2.1 ट्रिलियन द डिजिटल एसेट इकोसिस्टम एग्रीगेट मार्केट वैल्यू इज नाउ लार्जर देन द जीडीपी ऑफ इटली और कनाडा। मतलब कनाडा और इटली की जीडीपी से बड़ा मार्केट वैल्यू है, मार्केट कैप है डिजिटल एसेट्स का, जिसका 2.1 ट्रिलियन है। तो ये
ये एक इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे दे हैव मेंशन्ड। उसके बाद इन्होंने लिखा है कि वी आर बुलिश ऑन द डिजिटल एसेट थीम फॉर द फॉलोइंग रीजन। दो वजहों से ये बहुत बुलिश है इस पे। नंबर एक, वी आर ओनली, ये कह रहे हैं कि वी आर ओनली इन द फर्स्ट इनिंग ऑफ मेजर चेंज इन द एप्लीकेशन। तो इनका ये कहना है कि ये अभी जो हम देख रहे हैं, समय जो एवोल्यूशन देख रहे हैं डिजिटल एसेट स्पेस में, ये जस्ट फर्स्ट इनिंग है। और इनका ये कहना है कि जो मेजर चेंजेस हैं दैट विल टेक प्लेस ओवर द 30 years इन आर व्यू, एस्टिमेटेड इंडिकेटेड अबाउट दैट कि अभी 221 मिलियन यूजर है एज ऑफ जून 2021 में। और ये इनफैक्ट ये 66 मिलियन थे मई 2020 में, आज 221 मिलियन हो गए। और बैंक ऑफ अमेरिका का कहना है कि अगले 30 सालों में पूरा का पूरा जो फाइनेंशियल सिस्टम है, जो चीजें हैं दुनिया के अंदर, उन सबको ये डिसरप्ट करेगा। और जो मेजर चेंजेस हैं वो आपको आने वाले समय में मिलेगी। आगे लिखा है कि द एप्लीकेशन बिल्ट ऑन दिस न्यू सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर अपीयर्स टू बी ग्रोइंग मोर क्विकली देन पास्ट टेक्नोलॉजीज। मतलब इनका ये कहना है कि जो डैप्स हैं, जो एप्लीकेशंस हैं, उनकी अडॉप्शन पहले जो एप्लीकेशंस बनी थी, जो इंटरनेट पे बनी थी, जो वेब 2 में बनी थी, राइट, उनसे ज्यादा तेजी से ये अडॉप्ट हो रही है। तो ये कह रही है कि जो नई कंपनीज हैं ये ज्यादा तेजी से इमर्ज होंगी, और जो पुरानी कंपनीज हैं वो उनका एग्जिट हो जाएगा अगर उन्होंने अपने आप को इवॉल्व नहीं किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं अपने ग्राहकों को, अपने क्लाइंट्स को ये हिंट देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर पुरानी कंपनीज काफी सारी एग्जिट कर जाएंगी अगर उन्होंने इवॉल्व नहीं किया, और जो नई कंपनीज हैं वो तेजी से ग्रो कर रही हैं क्योंकि जो उनका अडॉप्शन है, उनकी डिमांड जो है एप्लीकेशंस की, वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। यहाँ पे पूरे के पूरे इकोसिस्टम को उन्होंने बताने की कोशिश करी है, डिजिटल एसेट इकोसिस्टम। तो उनका ये कहना है कि आज की डेट में ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ एक बिटकॉइन नहीं है कि जिससे इसकी व्याख्या होती है, बताया जाता है, पहचान होती है। पूरे के पूरे इकोसिस्टम में अगर देखें तो आज की डेट में इस इंडस्ट्री के अंदर अलग अलग सेक्टर हैं। वॉलेट्स एंड कस्टडी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, एक्सचेंजेस एंड क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, P2P मार्केट प्लेसेस हैं, मर्चेंट सर्विसेज हैं, एंटरप्राइज सर्विसेज एंड करेंसीज हैं, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस है, क्रिप्टो करेंसी माइनिंग में कंपनीज हैं, एनालिटिक्स KYC AML में कंपनीज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में कंपनीज हैं। तो मतलब आप सोचो, इन्होंने अलग अलग सेक्टर्स डिफाइन करें कि इंडस्ट्री के अंदर भी अलग अलग सेक्टर्स है जिसमें अलग अलग तरीके से कंपनीज जो है वो ग्रो कर रही हैं। तो यहाँ इनकी पूरी रिसर्च है जिसमें इन्होंने दे ट्राई टू मेंशन ऑल दिस। उसके बाद इन्होंने यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किया है कि यूएस के अंदर ऐसे पहले 17 कंपनियां थी जिन्होंने अपने एनुअल जनरल मीटिंग में या अपने प्लान ऑफ एक्शन में जो अपने शेयर होल्डर को ये बताया कि हम ब्लॉकचेन, क्रिप्टो, डिजिटल एसेट वर्ल्ड को इसको यूज किया। ये इसलिए किया जाता है कि ना शेयर होल्डर को विश्वास दिलाने के लिए कि हम फ्यूचर रेडी हैं, हम फ्यूचर में कोई ऐसी कंपनी या ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे जो ब्लॉकचेन, क्रिप्टो, डिजिटल एसेट से रिलेटेड होगा। ऐसी मात्र 17 कंपनियां थी आज से 1 साल पहले। आज की डेट में 147 कंपनीज हैं जो क्रिप्टो, डिजिटल एसेट, ब्लॉकचेन इस तरह का वर्ड अपने डॉक्यूमेंट्स में यूज करता है, अपने जनरल प्लान ऑफ एक्शन या एनुअल जनरल मीटिंग में वो ये वर्ड यूज करते हैं। आप ये देखो, ये ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है इन कंपनीज का, क्योंकि अगर वो ये यूज करते हैं तो उन्होंने देखा है कि शेयर प्राइसेस पे फर्क पड़ता है, शेयर होल्डर का ट्रस्ट बढ़ रहा है, उनकी पॉजिटिव सेंटीमेंट बनता है। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा कंपनियां इस वर्ड को अपने अंदर इंक्लूड कर रही हैं अपने प्लान ऑफ एक्शन में। उसके बाद ये बता रहे हैं कि जो इसमें लोग हैं, डेवलपमेंट एडॉप्शन ऑफ डिजिटल एसेट विल लाइकली टू बी लेड बाय जनरेशन वाई, मिलेनियल्स एंड जनरेशन जी। तो ये कह रहे हैं कि जो ये होल्डर्स हैं, जो इसके अंदर लोग हैं, वो जनरली सारे यंग लोग हैं। ये लोग इंटरनेट के साथ ग्रो किए हैं और ये लोग चाहते हैं इंटरनेट के साथ क्योंकि ग्रो किए, तो इनके लिए दुनिया फ्रिक्शनलेस, डिजिटल, विदाउट मल्टीपल स्टेप और मिडलमैन के बगैर ये दुनिया को देखते हैं। तो इसीलिए ये तेजी से इनके लिए डिफॉल्ट चॉइस बनती जा रही है डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन क्रिप्टो, क्योंकि नए लोग हैं, यूथ है जो इसके अंदर एंटर कर रहे हैं। और इसके अंदर एक और बात लिखी है, ये बैंक ऑफ अमेरिका की बाय द वे बात है, मेरी खुद की नहीं, ये कह रहे हैं कि इट इज एस्टिमेटेड कि 14%, मतलब 21.2 मिलियन यूएस अडल्ट है जो ऑलरेडी जिनके पास डिजिटल एसेट है, और फ्यूचर में
13% ने ये प्लान किया है डिजिटल एसेट को 2021 में बाय करने के लिए। तो नोटेबली एवरेज एज ऑफ दिस इंडिविजुअल पोटेंशियल बायर इज 44 यूएस के अंदर, और 53% जो पोटेंशियल बायर्स हैं वो फीमेल हैं यूएस के अंदर। तो ये एक इन्होंने इंपॉर्टेंट बात ली। यह लिस्ट ऑफ कंपनीज दी हैं जो अमेरिका की जो टॉप कंपनीज हैं, टेक्निकल आईटी कंपनीज हैं, वो इसके अंदर जो है वो इन्वेस्ट कर रही हैं क्रिप्टो के अंदर। और यहाँ पे जो जितनी भी ये जो कंपनीज दी गई हैं, इनकी ये भी बताया गया कि किसकी कितनी जॉब पोस्टिंग है रिलेटेड टू ब्लॉकचेन, क्रिप्टो। तो हर कंपनी, मेजर कंपनीज, यहाँ पे नाम है उन कंपनीज के जो बताए गए हैं कि उनकी कितनी कितनी जॉब पोस्टिंग है डिजिटल एसेट्स हेड या क्रिप्टो से रिलेटेड, उनको जो हेड काउंट चाहिए। तो लिंक्डइन से इन्होंने ये डेटा उठाया होगा। तो उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे बताया कि बिटकॉइन जो है वो सबसे बिटकॉइन लीड कर रहा है। बिटकॉइन जो है अभी भी जो एट प्रेजेंट जो उसकी डोमिनेंस है वो सबसे ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे ये भी बताया कि जो वैल्यू ऑफ ऑल्ट कॉइन इज राइजिंग, एंड जो ऑल्ट कॉइन्स के इंटरेस्ट है वो भी राइज कर रहा है। ये इन दोनों चार्ट्स में इन्होंने ये बताने की कोशिश करी है कि ट्विटर पे ज्यादातर लोग जो है वो उन्होंने उसमें उसकी सर्च में जो ड्रॉप आया है बिटकॉइन के, अब जो ज्यादातर लोग हैं जो सर्च कर रहे हैं वो ऑल्ट कॉइन्स को, जो इथेरियम, डोज कॉइन, कार्डानो, एक्सआरपी, सोलाना, पोलकाडॉट, इनको ज्यादा सर्च कर रहे हैं। इनमें ज्यादा तेजी से जंप आया है। इनफैक्ट यहाँ बताया कि डोज कॉइन में 2021 जनवरी में 3000% का इंक्रीज आ गया था। तो ये भी बताने की कोशिश करिए कि मार्केट में किस तरीके से ऑल्ट कॉइन्स भी ग्रो कर रहे हैं, किस तरीके से ये हो रहा है। प्लस यहाँ बताने की करिए कि एनर्जी की जहां तक बात आती है तो जो बिटकॉइन है वो जो यहाँ पे बताया कि दिस रिप्रेजेंट ओनली 0.5%, मतलब बताया कि बिटकॉइन 91 टेरावाट की एनर्जी लेता है पूरे एनुअली, जो कि 0.5% ऑफ ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है। यहाँ पे इन्होंने ये भी बताने की कोशिश करी कि यूएस के अंदर 1375 टेरावाट जो है इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, और सारे हाउस होल्डर क्रिसमस के वाले दिन सिर्फ क्रिसमस की लाइट जो है वो 6.6 टेरावाट एनर्जी यूज कर लेती है। तो यहाँ पे दे हैव जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन कि बिटकॉइन जो है, एज बिटकॉइन इज ग्रोइंग, दे आर ऑल्सो बिकमिंग एनर्जी कॉन्शियस, और उसके लिए काफी सारे माइनर्स आर ऑलरेडी ट्राइंग टू इवॉल्व सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस जहाँ पे वो ग्रीन सस्टेनेबल एनर्जी को वो यूज करें, रिन्यूएबल एनर्जी का ज्यादा इस्तेमाल करें बिटकॉइन की माइनिंग के लिए। यहाँ पे ये बताने की कोशिश करी कि वी व्यू स्टेबल कॉइन एज वेटिंग जोन बिटवीन फिया। यहाँ पे बताने की कोशिश करी कि स्टेबल कॉइन्स का कितना बड़ा रोल है, और स्टेबल कॉइन्स की वजह से ये इंडस्ट्री ग्रो करी है। और स्टेबल कॉइन्स जो है एक तरीके के एक वेटिंग जोन होते हैं फियाट करेंसी और डिजिटल करेंसी के बीच में। और यही बताने की कोशिश करी कि स्टेबल कॉइन्स की ने कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इस क्रिप्टो इंडस्ट्री के ग्रोथ में। सीबीडीसी के ऊपर बात करिए कि यहाँ पे सीबीडीसी की ग्रोथ, कि कितनी सारी कंट्रीज सीबीडीसीज में काम कर रही हैं, क्या प्लान है। और सीबीडीसीज में इन्होंने आगे भी एक रिसर्च करी कि 100+ जो कंट्रीज हैं वो सीबीडीसी के अंदर काम करने की, एंटर करने की कोशिश करी है। एनएफटी के बारे में यहाँ डिफाइन करने की कोशिश करी है कि एनएफटी के सेल्स हैव इंक्रीज्ड। 3 बिलियन US डॉलर की ट्रांजैक्शन थी अगस्त 2021 में। इसको जो ड्राइव कर रही है वो कॉर्पोरेट सेलिब्रिटीज और इंडिविजुअल डिमांड इसे ड्राइव कर रही है। और ये बताने की कोशिश करी या रीसेंट एनएफटीज, क्रिप्टो पंक्स मार्च में कितने का बिका और अभी कितने का बिका, ये सारे इन्होंने यहाँ एग्जांपल्स बताने की कोशिश करी। और एनएफटी क्यों यूनिक है, एनएफटी क्या है, एनएफटी के अंदर क्या क्या चीजें आ रही, इनफैक्ट ये बताने की कोशिश करी एनएफटीज आर इवॉल्विंग विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ताकि उसका और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट विद। तो इससे क्या होगा कि जो एनएफटी के अंदर जो उसकी ऑथेंटिसिटी के जो इश्यूज हैं और चीजें हैं वो उनको भी यहाँ पे एड्रेस करने की कोशिश करी या बताने की कोशिश करी किस तरीके से वो स्पेस डेवलप हो रहा है। डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन में ईथर, कार्डानो, सोलाना, इन सब के बारे में बात करी। और यहाँ पे डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के बारे में, और किस तरीके से डीफाई के अंदर जो टोटल वैल्यू लॉक जो होता है वो एक मेजर होता है बताने का कि कौन सा प्रोटोकॉल कितना स्ट्रांग है या उसके अंदर कितना इंटरेस्ट है। प्लस यहाँ पे कुछ रग पुल्स और एसईसी के बारे में भी बात बताइए कि एसईसी के क्या कंसर्न है, गैरी गेंसलर के क्या कंसर्न्स हैं, ये बताने की कोशिश करी। उसके बाद ये बताने की कोशिश करी कि किस तरीके से मार्केट जो है वो मैच्योर हो रही है।
और इलिसिट एक्टिविटीज जो ये है उसमें भी यहाँ बताने की कोशिश करी कि जो टोटल ट्रांजैक्शन है उसके अंदर जो क्रिमिनल एक्टिविटीज होती है उसमें बिटकॉइन का जो सोच है कि इतना बड़ा रोल होता है वो इतना रोल नहीं है। तो मतलब अंडर 1% है जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई हैं डिजिटल क्रिप्टो स्पेस में, उसमें सिर्फ मतलब जो उसका इलीगल अगर कोई ट्रांजेक्शन अगर हुई भी हैं तो उसका 1% से नीचे ऐसे केसेस हैं आउट ऑफ टोटल जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई हैं। तो ये बताने की कोशिश करी है। प्लस व्हाट कुड गो रॉन्ग, तो यहाँ पे एक पूरा एक रिस्क एनालिसिस करने की कोशिश करी है। तो क्रिप्टो करेंसीज में क्या रिस्क है, टेक्नोलॉजिकल रिस्क, एनवायरमेंटल रिस्क, और यहाँ पे नॉन फंजिबल टोकन में क्या रिस्क है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में क्या रिस्क है, स्टेबल कॉइन्स में, सीबीडीसी में, ये बताने की कोशिश करिए, पूरा यहाँ एनालिसिस करिए। तो उसके बाद यहाँ पे ये बताने की कोशिश करी कि हम कि वी आर जस्ट स्टार्टिंग। तो एक पूरा डिटेल में यहाँ पे आप देखो ये एनएफटी डिफाई को कवर किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। यहाँ पे अगर आप देखो तो उन्होंने बेसिकली ये बोला है कि आज काफी सारे लोग क्रिप्टो को इग्नोर कर रहे हैं, डिजिटल एसेट्स को इग्नोर कर रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। इंटरनेट पे भी जब नई नई टेक्नोलॉजीज पास्ट में भी आई थी तो उनको लोगों ने ऐसे ही इग्नोर किया था। और कुछ एग्जांपल्स दिए, ये एग्जांपल्स बड़े मजे के, आपको सुनना चाहिए। वो कह रहे हैं टेलीफोन, जब टेलीफोन आया था तो ये बोला गया था व्हाट यूज कुड दिस कंपनी मेक ऑफ एन इलेक्ट्रिकल टॉय। ये विलियम ऑटर जो वेस्टर्न यूनियन के प्रेसिडेंट हैं 1876 में, उनको ऑफर हुआ था कि जो टेलीफोन का जो पेटेंट है उसको वो बाय कर लें। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, ये तो एक टॉय है, एंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद, हु इज गोइंग टू मेक मनी आउट ऑफ अ इलेक्ट्रिकल टॉय एंड व्हाट यूज इट हैज। तो वेस्टर्न यूनियन के जो प्रेसिडेंट है उसने उस टाइम उस अपॉर्चुनिटी को नहीं देखा। टेलीफोन जो कि दुनिया का इतना बड़ा रेवोल्यूशन था तो उसको इग्नोर किया था। कंप्यूटर्स के लिए ये बोला गया था कि आई थिंक देयर इज अ वर्ल्ड मार्केट फॉर मे बी 5 कंप्यूटर, सिर्फ 5-6 कंप्यूटर्स की मार्केट है। ये थॉमस वॉटसन ने जो प्रेसिडेंट है आईबीएम के 1943 में बोला था। ई बुक के लिए बड़ा जबरदस्त बोला था, ई बुक को कैसे इग्नोर किया था स्टीव जॉब्स ने। तो ई बुक्स के लिए बोला था, इट डजंट मैटर हाउ गुड और बैड द प्रोडक्ट इज, द फैक्ट इज दैट पीपल डोंट रीड एनीमोर। तो ये स्टीव जॉब ने बोला था जब अमेजोन का किंडल लॉन्च हो रहा था। ऐसी मोबाइल गेम्स के लिए ये एक स्मार्ट वॉचेस में एप्पल की, एन एप्पल वॉच इज एन इंटरेस्टिंग टॉय बट नॉट अ रेवोल्यूशन। ये निक हायक ने स्वैच एग्जीक्यूटिव 2015 में उन्होंने एप्पल फोन्स के लिए बोला था। तो ये उन्होंने बैंक ऑफ अमेरिका ने ऐसे कुछ एग्जांपल्स दिए अपने रिसर्च के अंदर लोगों को बताने के लिए कि पास्ट में भी ऐसी टेक्नोलॉजीज को लोगों ने मना किया है एंड फ्यूचर में वो पछताए हैं या फ्यूचर में वो गलत प्रूव हुए कि नहीं यार ये उस टाइम पे उन्होंने ये टेक्नोलॉजी या इस चीज को इग्नोर करा और बाद में वो चीज कितनी बड़ी हो गई। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे ये भी बताने की कोशिश करी कि इंटरसेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, फाइनेंस एंड पब्लिक पॉलिसी क्यों जो है, जो ब्लॉकचेन बेस्ड जो डिजिटल एसेट इकोसिस्टम है उसके जो प्रिंसिपल हैं वो डिफरेंशिएट करते हैं उसे आज की टेक्नोलॉजी से, और क्यों वो चीपर हैं, फास्टर हैं, सिक्योर हैं, पर्सनलाइज्ड हैं। तो उसमें बताया कि बिकॉज जो ब्लॉकचेन है वो दैट इज परमिशनलेस एंड ट्रांसपेरेंट, एवरीबडी कैन से इट, ओपन एक्सेस होता है, ग्लोबल है, कंपोजेबल है, ट्रांसपेरेंट है, डिसेंट्रलाइज है, ट्रस्टलेस है। और ये जो हमारी करंट ये फाइनेंशियल सिस्टम में जो जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज हैं, जो चैलेंजेस हैं, कहीं ना कहीं उन प्रॉब्लम्स को ब्लॉकचेन जो सॉल्व करता है और उसके ब्लॉकचेन के फीचर्स बताएं। मतलब दिस इज अमेजिंग जिस लेवल की रिसर्च ये की गई है और उसमें इतने डेप्थ में गए हैं। और यहाँ तक कि लेयर बेस्ड सॉल्यूशंस बताए हैं कि क्रिप्टो के अंदर अगर हम देखें तो कस्टडी में कौन कौन सी कंपनीज, इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म्स, एनालिटिक्स, वॉलेट्स, लेयर 3, लेयर 2, लेयर 1, लेयर 0, ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स की बात करिए डिजिटल एसेट्स में और कैसे चीजें इवॉल्व हो रही हैं। डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में बात करिए ये। और यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात है, ये एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिटकॉइन के बारे में फिर बताया। बिटकॉइन दुनिया की 9th लार्जेस्ट एसेट है इन द वर्ल्ड बाय मार्केट वैल्यू। मतलब अगर आप देखो तो ये गोल्ड, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल
और उसमें 9th रैंक है बिटकॉइन का इन टर्म्स ऑफ मार्केट वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पिछले एक साल में सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट है। सबसे ज्यादा रिटर्न गूगल ने दिया, उसके बाद अगर किसी ने रिटर्न दिया तो 63% का YTD पे जो रिटर्न है। टॉप 10 जो जो एसेट्स हैं, दुनिया की जो सबसे बड़ी एसेट्स हैं, उसके अंदर जो सबसे ज्यादा सेकंड लार्जेस्ट रिटर्न बिटकॉइन ने दिया, विच इज 63%। वॉलेटिलिटी के बारे में जो लोग बात करते हैं, तो वॉलेटिलिटी को उन्होंने क्लियर किया कि जैसे जैसे बिटकॉइन की वॉलेटिलिटी इस साल 70% है, विच इज 70% है, और लेकिन एनुअलाइज बेसिस पे, और जो कि ये शो कर रहा है कि किसी टाइम में 300% होती थी 2013 में, उससे ये ड्रॉप हुई है। और उन्होंने ये भी बताया कि जैसे जैसे इसके अंदर एडॉप्शन बढ़ रही है, वॉलेटिलिटी कम हो रही है, और वॉलेटिलिटी को उन्होंने अपना एक चार्ट पे दिखाने की कोशिश करी कि इन कंपैरिजन टू अदर एसेट्स, एंड यही बताने की कोशिश करी कि इन द पास्ट यस देयर वाज अ वॉलेटिलिटी, बट एज the things are the number of people are increasing, तो वो वॉलेटिलिटी कम हो रही है। फिर यहाँ उन्होंने डिजिटल एसेट्स को डिस्टिंक्ट पर्पस के बेसिस पे कैटेगराइज भी किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने बोला कि आज की डेट में डिजिटल एसेट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 5 थिंग्स, विच इज लाइक क्रिप्टो करेंसीज लाइक बिटकॉइन, नंबर 2 नॉन बैंक स्टेबल कॉइन्स लाइक टेदर, देन बैंक स्टेबल कॉइन्स लाइक JP Morgan का जो अपना कॉइन है, देन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, एंड देन एसेट बैक टोकन्स, ऑल्ट कॉइन सारे इसके अंदर आ गए। तो दे हैव ट्राइड टू कैटेगराइज these the entire industry into 5 बेसिकली कैटेगरीज। और अगर हम बात करें, फिर उन्होंने यहाँ पे ये कॉइन मार्केट कैप से डेटा लिया कि जो टॉप 10 टोकन्स है उनका मार्केट साइज क्या है एंड ऑल दैट। फिर यहाँ पे राइज ऑफ डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस Web3 की जो हम बात करते हैं, वो किस तरीके से वो ग्रो कर रही हैं। तो यहाँ डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, NFT, स्टेबल कॉइन, CBDC, अगेन जो ऊपर बात की, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है CBDC के अंदर क्या हो रहा है, ये उन्होंने एक ग्राफ के थ्रू ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। और ऑलमोस्ट इफ यू कैन सी द एंटायर वर्ल्ड इज समवेयर प्लानिंग टू इधर प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन में, तो खैर अभी ये सिर्फ आप जो देख रहे हैं डार्क पर्पल, ये चाइना का दिख रहा है और बहामास है, बट अगर आप ये वाला एक्सपेरिमेंटेशन स्टेज में देखो तो ऑलमोस्ट यूरोप पूरा एक्सपेरिमेंटेशन में है। तो ये यहाँ एक ग्राफ के तौर पे उन्होंने बताने की कोशिश करी कि हाउ the world is evolving in terms of CBDC। फिर उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, और कोल्ड वॉलेट, हॉट वॉलेट, मतलब अपने जो क्लाइंट्स हैं उसको इस तरह ले गए कि नीचे उन्होंने एल्गोरिथम SHA-256 हैशिंग एल्गोरिथम और प्राइवेट प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक, ये सारी चीजें बताने की कोशिश करी है। तो ऑल एंड ऑल ये था बैंक ऑफ अमेरिका का रिसर्च पेपर, जिसको समराइज फॉर्म में मैंने आपको बताया। मैंने तो उसकी एक एक लाइन पढ़ी है, और आपको मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप भी पढ़िए। क्यों जरूरी है पढ़ना, सोचो ना यार। इसलिए जरूरी है कि इतनी बड़ी एंटिटी अगर रिसर्च करके एक पब्लिश कर रही है एक रिसर्च वर्क, तो उसकी एक वेटेज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। पता लग जाता है कि वो जो एंटिटी है वो इस इंडस्ट्री के बारे में क्या सोच रही है, और फ्यूचर में यही जो एंटिटीज होती हैं, जब पॉलिसी कोई गवर्नमेंट बना रही होती है, जैसे गवर्नमेंट कोई कल को पॉलिसी बनाई, तो क्या RBI, SBI इन बैंकर्स के क्या व्यूज नहीं लेंगी? डेफिनेटली लेगी। तो कोई भी पॉलिसी जब बनेगी तो इन बैंकर्स को भी इंक्लूड किया जाता है किसी भी देश की पॉलिसी में, तो उसमें इनका क्या पर्सपेक्टिव है वो निकल के आता है। ऐसा डिजिटल एसेट के ऊपर ऐसी रिसर्च रिपोर्ट्स आपको जनरली देखने को नहीं मिलेंगी, इतनी इन डेप्थ देखने को नहीं मिलेगी। आप मुझे बताओ उन्होंने कोई पॉइंट छोड़ा? ये तो मैंने आपको समराइज फॉर्म में बताया, जब आप पढ़ोगे तो आप एक एक पॉइंट उन्होंने कवर किया है, और दे हैव ट्राइड टू इन्फॉर्म देयर क्लाइंट्स। आई थिंक मुझे बहुत मजा आया। आई एम श्योर कि आपको भी ये वीडियो पसंद आया होगा, आपकी नॉलेज में इसने इजाफा किया होगा, कुछ इंक्रीज हुआ होगा, और सरल भाषा में बताने की कोशिश करी। आगे भी ऐसे वीडियोस लेके आता रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे अपने लोगों में शेयर करिए, अपने आसपास के लोगों में शेयर करिए। बताइए कि बैंक ऑफ अमेरिका US का क्या सोच रहा है, उसने क्या रिसर्च पेपर डाला है। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा, और प्लीज कमेंट जरूर करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और लाइक प्रेस करके जरूर जाइएगा। विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।